स्टूडेंट्स, आज दिनांक 1 जून 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पौधों में जल का परिवहन, मतलब वाटर सर्कुलेशन। तो किस प्रकार वाटर सर्कुलेशन होता है, प्लांट्स किसके द्वारा जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, और इसके कौन कौन से प्रोसेस हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि पौधों में जल का परिवहन किस प्रकार है, उसके अंतर्गत मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, और जड़ में यानी कि जो रूट्स हैं उसमें वाटर का कंडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो पौधों में जल का परिवहन। तो पौधों में वाटर सर्कुलेशन का निम्नलिखित पदों में अध्ययन कर सकते हैं, मतलब फॉलोइंग स्टेप्स में। जैसे कि सबसे पहला स्टेप आता है हमारा मूल लोमों द्वारा जल का अवशोषण, यानी कि जो रूट्स के द्वारा, यानी जो रूट हेयर्स हैं उनके द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स। रूट्स नहीं करती हैं, मैं आपको बता दूँ। रूट्स में पाए जाने वाले जो मूल लोम होते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे से हेयर्स जो महीन महीन से होते हैं, वो निकले रहते हैं रूट्स में। तो वो मूल लोम यानी कि जो रूट हेयर्स हैं वो ही क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। क्योंकि जो मूल लोमों के भीतर में जो कोशिका द्रव्य होता है, वहाँ वाटर जो क्या होता है वो कम हो जाता है बाष्पोत्सर्जन के कारण। तो वहाँ स्फीति दाब कम हो जाता है। जैसे स्फीति दाब कम होता है, वहाँ परासरण होता है, वो उसकी सांद्रता, जल की सांद्रता जो है वो कम हो जाती है। और अपेक्षाकृत बाहर की कोशिकाओं में जो यानी कि जो केशिका जल होता है उसमें वाटर की सांद्रता अधिक होती है। तो इसलिए जल हमेशा अधिक से कम की ओर जाता है। ये आपको पता है, पता होना भी चाहिए, अगर नहीं पता है तो। जल हमेशा अधिक से कम की ओर जाता है। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा जल है उससे कम कहाँ पे है, मूल लोमों के भीतर कम हो गया। तो परासरणी दाब एक उत्पन्न होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, जल अंदर की ओर खींचता है। तो मूल लोम यानी कि रूट हेयर्स में जल अंदर आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि मूल लोमों द्वारा जल का शोषण कैसे होता है। देखिए, मतलब कहने का, इसको हम आज डिटेल से पढ़ ले रहे हैं। भूमि में जल का अवशोषण यानी वाटर एब्जॉर्प्शन जो है रूट हेयर्स के द्वारा होता है। रूट हेयर्स सॉइल के बीच, सॉइल कणों के बीच फंसे रहते हैं, यानी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच, और इस प्रकार केशिका जल के निकट संपर्क में रहते हैं। जो रूट हेयर्स हैं, जो केशिका जल होता है उसका संपर्क में रहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले कई बार बताया होगा, जो केशिका जल होता है सिर्फ वो ही प्लांट्स के द्वारा जो है, प्लांट्स उसी के द्वारा जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जल कई प्रकार के होते हैं, बाह्य जल है और गुरुत्व जल है। तो इस प्रकार से बहुत सारे 5 प्रकार के जल होते हैं। तो इसमें केशिका जल भी एक होता है। तो केशिका जल जो होता है वो ही केवल जो है उपयोगी होता है पौधों के लिए। प्रत्येक रूट हेयर यानी मूल लोम के मध्य एक बड़ी धानी होती है, यानी कि वैक्यूल होती है, और जिसके कोशिका रस में खनिज लवण, शर्कराएँ, खनिज लवण यानी कि जो आप देखते हो ना पार्टिकल्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो, और शर्कराएँ यानी शुगर्स, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स घुले रहते हैं। भूमि के जल की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, अर्थात कोशिका रस का परासरणी दाब भूमि के जल के परासरणी दाब से अधिक होता है। जल कोशिका रस के, कोशिका द्रव्य के उच्च परासरणी दाब के कारण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर मूल लोम में प्रवेश करता है। मतलब वहाँ जो परासरणी दाब होता है ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही ज़्यादा अंदर हुआ, यानी मूल लोम के अंदर उच्च परासरणी दाब उत्पन्न हुआ, यानी परासरण ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा, तो जल अंदर की तरफ भागेगा, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। प्लाज्मा झिल्ली से जल के उच्च परासरण दाब से कम परासरण दाब की ओर के विसरण को ही क्या कहते हैं हम, ऑस्मोटिक यानी ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, या परासरण कहते हैं। विसरण क्रिया क्या है, मतलब बिना किसी फोर्स के ही जल अंदर आ जाता है परासरण क्रिया के द्वारा। यही क्रिया पौधों में भी, पौधों में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब होता है
तब विसरण क्रिया यानी कि डिफ्यूज़न के द्वारा जो है ये एक्सचेंज होती है। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं होता है, ऑटोमेटिकली बाहर आती रहती है। सेकंड जो हमारा प्रोसेस है वो है जड़ में पानी का संवहन, मतलब कंडक्शन ऑफ वाटर इन रूट्स। जैसे जैसे जल मूल लोम में प्रवेश करता है, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड प्रोसेस है हमारा, इसको मैं आपको डायग्रामेटिक सिखाता हूँ। देखिए जल यहाँ पे एंटर कर गया, ठीक है, सॉइल से क्या हुआ, जो परासरण क्रिया के द्वारा यानी ऑस्मोसिस के द्वारा जल जो रूट है उनके अंदर घुस गया। और घुसने के बाद अब क्या करेगा, ये इपीबिलेमा जो लिखा है ना, इसको क्रॉस करते हुए और फिर कॉर्टेक्स के अंदर चला जाएगा। ये कॉर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्फीति दाब बढ़ जाता है। तो जो अंदर की कोशिकाएं हैं यानी कि जो मूल लोम है यानी कि रूट हेयर से, इनकी जो स्फीति दाब यानी कि ट्रिगर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। यह दाब जल को कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में पहुंचाता है, बनता है ना, आगे बढ़ जाएगा। और जल कैसे पहुंचेगा आगे मालूम है आपको, कि ऐसे इस कोशिका में पहुंच गया जल, तब इसके आसपास की जो कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं होंगी जिनका स्फीति दाब कम होगा, तुरंत क्या होगा, जल उसको प्रोवाइड हो जाएगा। फिर उसके आसपास की कोशिकाएं, ज़रूरी नहीं जिसमें बना हुआ है ज़रूरी वही हो, मान लीजिए ये कोशिका है इसके पास वाली, तो इसमें नहीं है तो इसमें चला जाएगा, फिर इसको आ जाएगा, ऐसा इस प्रकार से ये जल क्या होगा, एक फ्लो बना लेगा। ठीक है, जल एकत्रित होने से कॉर्टेक्स की कोशिकाएं पूर्णतः स्फीति हो जाती हैं यानी कि फूल जाती हैं, और इनकी लचीली भित्तियाँ कोशिकाओं के अंतर्द्रव्य पर दबाव डालती हैं, जिससे जल जाइलम वेसल में चला जाता है। देखिए इस प्रकार से ये जो दिख रहा है आपको, ये अंदर, ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ये फ्लोएम यानी फूड है, लेकिन ये इसके आगे आप देख रहे हैं जाइलम। ये जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है, ये कोशिकाएं, ये सब क्या है, ये सब जाइलम कोशिकाएं हैं, ये सब जाइलम कोशिकाएं। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं हैं जाइलम कोशिकाएं, जल की यहाँ आ जाता है किसके द्वारा, जैसे ही पेरिसाइकिल में ये एंटर करता है जल, यहाँ पे पेरिसाइकिल में आएगा, फिर ऑटोमेटिकली क्या होती है, जाइलम सेल्स होती हैं, जाइलम सेल्स जितनी भी है ये इसको पकड़ लेती है अपने, और उसके बाद जल ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। अब कैसे, देखिए सुनिए आगे। जल के जाइलम वेसल्स में पहुंचने पर कॉर्टेक्स कोशिकाएं पिचक जाती हैं। ये कोशिकाएं जल प्राप्त करके पुनः स्फीत हो जाती है, मतलब यानी कि यहाँ से इसको जल दे देंगे, फिर पिचक जाएंगी, तो फिर क्या होगा, जैसे पिचकेंगे तो पीछे से क्या जल आ रहा है, तो पीछे की कोशिकाएं फिर से अपना स्फीत हो जाती है। इस प्रकार से जल ऊपर चढ़ने लगता है और जल को जाइलम वेसल में धकेल देती है। इस प्रकार कॉर्टेक्स कोशिकाएं पंप के समान कार्य करके पानी को लगातार जाइलम वेसल में धकेलती रहती है। ये एक प्रेशर है, इसको हम लोग मूल दाब यानी रूट प्रेशर भी कह सकते हैं। अभी मैं इसको बताता हूँ आपको। इससे कोशिकाओं में एक प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जल एंडोडर्मिस की जो पैसेज सेल्स होती हैं में से होकर जाइलम वेसल में पहुँचता रहता है और तने में कुछ ऊपर तक चढ़ जाता है। इस दाब को हम लोग रूट प्रेशर कहते हैं। ये आपके सामने ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एक रूट प्रेशर कॉज हो रहा है यहाँ से, और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ तक आएगा उसके ऑटोमेटिकली पानी ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ये कोशिकाएँ ये इसने इसको पानी प्रोवाइड करवा दिया। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये कोशिका थी, ठीक है, एक मिनट जाएगा, ये कोशिका है, दो कोशिकाएँ, इसने इसको पानी दिया और इसने क्या करा, पेरिसाइकिल से होता हुआ ये क्या करा, पानी जाइलम को दे दिया। जैसे ही जाइलम को दिया तो ये कोशिका क्या होंगी, ये पिचक जाएंगी, और पिचकेंगी तो क्या, इसके पास वाली कोशिका क्या करेगी, इसको पानी दे देगी, ये पिचकेगी, इसको पास वाली कोशिका पानी दे देगी। इस प्रकार से ये जो जल है ना, वो इसका आगे की तरफ एक दाब लगाएगी। इसी दाब को हम, क्योंकि ये रूट्स के द्वारा हो रहा है तो इसमें रूट प्रेशर कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एसेंट ऑफ सैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसेंट ऑफ सैप। देखिए बच्चों, पौधों में जल परिवहन का एक मार्ग होता है, तो मार्ग क्या है आज उसके बारे में बात करते हैं। एक सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ कि एसेंट ऑफ सैप क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं रसारोहण। देखिए, जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है, लेकिन ये देखिए आपकी जल उल्टा ऊपर चढ़ता है,
तो जल का गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर चढ़ना, जालम के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ना क्या कहलाता है? एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए बच्चों कि मूल लोम यानी कि रूट हेयर्स हैं खनिज लवणों जैसे पोटेशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम के नाइट्रेट, फॉस्फेट आदि के आयनों के रूप में सक्रिय अवशोषण विधि द्वारा लेते हैं। क्योंकि मूल लोमों से यानी कि रूट हेयर से जल तथा लवण जाइलम वाहिनियों में पहुँचते हैं और जाइलम वाहिनियाँ मोटी दीवारों वाली नलिकाएं हैं जो मृत कोशिकाओं की बनी होती है, डेड सेल्स। ठीक है, ये जितनी आप देखें जाइलम कोशिकाएं, ठीक है, उनकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। जाइलम वाहिनियाँ एक दूसरे से जुड़कर नलिकाओं के रूप में जड़ के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचती हैं। अब जड़ों द्वारा अवशोषण, रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप क्या है? देखिए बच्चों, जड़ों द्वारा अवशोषित पानी एवं लवणों का स्थानांतरण यानी ऊपर चढ़ना अति आवश्यक है ताकि ये पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। 200 फुट से भी अधिक ऊंचे वृक्षों में पानी तथा खनिज लवण ऊपर तक पहुंच जाते हैं। जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण जाइलम वाहिकाओं के ल्यूमन के रास्ते होता है। जो जाइलम वाहिकाएँ होती हैं, ठीक है, जाइलम वेसल्स हैं, उनमें ल्यूमन के रास्ते होता है। वास्तव में जाइलम वाहिकाओं का जाल पूरे पौधे में बिछा रहता है। अतः पौधे के मूल लोमों से लेकर यानी कि जो रूट हेयर से उससे लेकर पत्तियों के सिरों तक जल का एक सतत कॉलम बना रहता है। मतलब ये कि पाइपलाइन से समझ लीजिए पूरी बनी हुई है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है, पूरा का पूरा सिस्टम पूरा इस प्रकार से गया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, यही नहीं, जल के अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण यानी असंजन बल बहुत अधिक होता है। असंजन के बल क्या होता है, संजन बल क्या होता है? देखिए, समान अणुओं के बीच में जब बल लगता है तो उसे हम संजन बल कहते हैं, और जब असमान अणुओं के बीच में बल लगता है तो उसे हम असंजन बल कहते हैं। ठीक है, तो यही नहीं, जाइलम वाहिकाओं की दीवार व जल के अणुओं के बीच काफ़ी अधिक यानी जाइलम वाहिकाओं की दीवार है और जल के अणु दोनों में आपस में एक बल लग रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं? असंजन बल कह रहे हैं या असंजक बल कह रहे हैं। ठीक है, तो असंजन बल होता है। ठीक है, जब बाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्तियों से पानी बाहर की ओर निष्कासित हो जाता है तब पत्तियों के ऊतकों में जल की कमी हो जाती है और वे पत्ती की जाइलम वाहिकाओं से पानी खींचती है। सभी पत्तियों की जाइलम वाहिकाएँ तने एवं शाखाओं के जल से पानी खींचती हैं और फलस्वरूप एक शक्तिशाली खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है जिससे जाइलम की वाहिकाओं में पानी ऊपर खींचा चला जाता है। ठीक वैसे जैसे ड्रॉपर में लगी रबड़ को दबाने से स्याही दबाव से ड्रॉपर में चढ़ जाती है, ठीक वैसा ही प्रेशर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे जो है रूट हेयर्स से, उसके बाद संवहन कोशिकाओं में, उसके बाद फिर क्या होगा जल, इस प्रकार से तने में अवशोषित जल एवं लवण का परिवहन हो रहा है। ठीक है, और ये इस प्रकार से पत्ती शाखाओं में जाते हुए फिर पत्तियों में जाता है और पत्तियों में ये यहाँ पे तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जैसे जल बाहर निकलता है, यहाँ एक प्रेशर उत्पन्न होता है जिसको क्या शाखाओं तने से जो है यहाँ जाइलम जो है सेल्स पानी पहुँचाती है। और जब यहाँ पानी कम हो जाता है तो कैसे, ये यहाँ पे तने द्वारा होता है, तने में कम हो जाता है तो कहाँ से, तो ये जड़ द्वारा होता है। इस प्रकार एक जल का हमेशा विपरीत दिशा में ऊपर की ओर चढ़ना ही क्या है? रसारोहण है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। डायग्रामेटिक मैंने आपको समझाया है और आपको बताया है, सबसे पहले बताया कि मूल लोमों द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है। दूसरा बताया मैंने आपको कि जड़ में
जल का यानी संवहन कैसे होता है, वाटर कंडक्शन किस प्रकार होता है, और तीसरा है एसेंट ऑफ सैप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है जो आपको आगे आपको दिखाई दे दें। ठीक है, और इसको आप लोग नोट भी करेंगे कॉपी में, और इसको आप लोग याद भी करेंगे। कॉपी में लिख के केवल छोड़ना नहीं है, इसको आपको याद करना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।